सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर हुई थी जहां पर आईटी रूल्स को क्या चैलेंज किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस्ड आईटी रूल्स की बात करता है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड नए सोर्सेज गैस शॉर्टेज के यहाँ पर किस तरीके से इंडिया चाह रहा है अब कि कौन सी कंट्रीज जो है वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं वाया लॉन्गर रूट, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटर एक्चुअली में होता क्या है एंड विशाखापट्टनम में ही क्यों इसे बनाए जाने की बात की जा रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल इन वन वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 11th मार्च के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज आपकी क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स बैलेंस, गवर्नमेंट सेज आईटी रूल्स डू नॉट कर्ब सटायर। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंगली यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होती है उस पे अब गवर्नमेंट की स्क्रूटनी है। मोटी मोटी सी बात मैं आपको समझा रही हूं, यहां पर है ना, गवर्नमेंट की स्क्रूटनी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर पावर गवर्नमेंट के पास ज्यादा आ जाती है कि वो किसी भी पोस्ट को रिमूव कर सकती है, जो कि अब सिंस हमारी क्या कह सकते हो आपकी जो गवर्नमेंट है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू भी यहां पर गो थ्रू करती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई कि किस तरीके से यहां पर फैक्ट चेकिंग यूनिट्स, एफसीयूज बोलते हैं हमें, अब उन्हें आईटी सेल्स या आईटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली फैक्ट चेकिंग यूनिट्स जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही थी यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, द पार्टी इन पावर, वो इसको मिसयूज भी तो कर सकती है। तो ये आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से फैक्ट चेकिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो, किस बेसिस पे आप किसी भी पोस्ट को या कोई भी ऑनलाइन कॉन्टेंट को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये एक्चुअली में बायस्ड है, अनबायस्ड है या इवन फेक कॉन्टेंट भी है। ठीक है, हो सकता है हेट स्पीच के अकॉर्डिंगली है भी, सही है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे। ठीक है, जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं उनको सर्टेन रिकमेंडेशंस यहां पर दी गई हैं एंड उन्होंने बोला कि आईटी जो रूल्स हैं या जो अब आप कह सकते हो आईटी एक्ट है हमारा, ओवरऑल वो यहां पर अब एक बैलेंस बनाने की बात करता है। ठीक है, वो किस तरीके से कर रहा है मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से ये चीज के बारे में पता है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी हेट स्पीच के लिए है, कौन सी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक सा आइडिया है इसके, एक्सपर्ट्स ही तो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स में पीछे बैठे होंगे, तो वो यही चीज को बता पाएंगे कि कहीं पे भी अगर इस चीज का मिसयूज होता है तो आपकी सुनवाई की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार जो है अपने आप को यहां पर किसी भी तरह का बिजनेस का यहां पर हिसाब किताब लगा कर ना चले। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि सोल आर्बिटर ऑफ द ट्रूथ सरकार यहां पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए यहां पर बैठा है। ठीक है, कि सोल आर्बिटर ऑफ द ट्रूथ सरकार अपने आप को मानकर ना चले, ये चीज को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं दे मस्ट बी एट द डिस्क्रिशन, एंड डिस्क्रिशन जो है वो अनबायस्ड तरीके से होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर विचारधारा को जो कि अब एक बेसिक हमारे जो पब्लिक ओपिनियन से अगेंस्ट भी जा रहा है, बट अगर वो सही भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं भी करता है, दैट शुड बी अलाउड टू बी गॉन। तो एक नई मतलब आप कह सकते हो कि गाइडलाइंस या नई क्लियरर गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला कि जो गाइडलाइंस हैं एट द सेम टाइम वो शिफ्ट करती हैं ओनस ऑन द स्टेट मशीनरी, कि वो विदाउट एनी पुटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द कंटेंट क्रिएटर्स या आप कह सकते हो मिसचिफ क्रिएटर्स आल्सो, वो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। तो इस तरीके से आपका जो ओनस है वो सरकार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति अब कंटेंट अपना बना रहा है वो तो ऑब्वियस ही बात है वो बनाता रहेगा, बट ओनस यहां पर सरकार के ऊपर आ जाता है। तो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, दैट व्हेन वी सी इट वी नो इट्स फेक। यहां पर ये चीज बोली गई कि कोई भी कंटेंट को अगर आप देखते हो ना ऑनलाइन, आपको पता लग जाता है इट इज फेक। ठीक है, एंड इशूइंग अ नोटिस ऑन स्पेशल लीव पिटिशन बाय द सेंटर, द कोर्ट रिक्वेस्टेड कि जो मिस्टर मेहता हैं जो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर केस लड़ रहे थे, कि अब जो स्टे है यहां पर हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर लगा दिया जाए। हाईकोर्ट का डिसीजन जो है डायरेक्टली यही बात बोलता था कि आईटी रूल्स जो हैं वो किसी भी तरीके से अनबायसनेस, यहां पर आप कह सकते हो बायसनेस एक तरह से आप कह सकते हो, वो नहीं क्रिएट कर रहा है, कि अब एक तरह से हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो यहीं पे इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो स्टे लगा दिया गया है हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर, बट वेयर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस को भी एनालाइज किया है जिसको अब स्ट्रक डाउन करने की बात की जा रही है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो स्टे है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर लगा दिया गया है। देन यूनियन कैबिनेट ट्वीक्स 2020 रूल्स टू अलाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। तो अब यहाँ पर क्या है, 2020 के अंदर क्योंकि हमारा जो गलवान वाला इशू हुआ था उसके बाद से जितनी भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं इंडिया के, है ना, जिसके अंदर स्पेशली बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो एक स्पेसिफिक यहाँ पर ना रूल पास किया गया था 2020 के अंदर कि जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग नेशंस हैं सॉरी, इंडिया के स्पेसिफिकली 3 जो ऐसे कंट्रीज हैं, अब उनकी भी किसी भी तरह से मेजर इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया के अंदर आती है उसके लिए स्पेशल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट सिंस अब हमारी डिप्लोमेटिक टाइज चाइना के साथ बेटर होते जा रहे हैं, तो ये 2020 के रूल के अंदर रिलीफ जो है चाइनीज कंपनीज को दिया गया है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सोल परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं
चलेगी, बट फॉर बांग्लादेश एंड फॉर पाकिस्तान द रूल स्टिल एग्जिस्ट। ये सिंपल से आपको यहाँ पर बात बताई गई है कि अब प्रेस नोट 3 जो है वो इशू किया गया था 2020 के अंदर, जिसने स्पेसिफाई किया था कि एनी एंटिटी ऑफ अ कंट्री जो कि एक लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, वो इन्वेस्ट कर तो सकता है इंडिया में, बट सिक्योरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। बट अर्लियर दिस रूल हैड टू अप्लाई ओनली टू एंटिटीज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो 2020 का जो रूल है वो एक्सपैंड कर रहा था चाइना के साथ भी इस रूल को, बट अब उसको यहाँ पर हटा दिया गया है कि सिंस हमारे लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज के अंदर चाइना भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसको अब हम गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसको ईज आउट करते हैं, ठीक है, कि हमें इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एंड जो कंट्री जो है ओनरशिप अप टू 10% शैल बी परमिटेड ऑटोमेटिक रूट के अकॉर्डिंगली, एज पर जो अब आपका नॉर्मल रूट है कि अब इन्वेस्टमेंट अगर 10% मेजर चंक कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कंपनी, तो उसको नॉर्मली तरीके से विदाउट परमिशन आप अलाउ कर सकते हो, बट कोई भी अब आप कह सकते हो सेक्टोरल कैप से मेजर आप कह सकते हो कि 20, 30, 50% की इन्वेस्टमेंट अगर कोई चाहता है उसके लिए भी अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने एडिड किए प्रपोजल्स जो एलबीसीज के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेसिफाइड सेक्टर्स के अंदर, जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, देन पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट, वेफर शैल बी प्रोसेस्ड एंड डिसाइडेड विद इन 60 डेज। तो 60 डेज का टाइम पीरियड लगेगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि 60 दिन के अंदर अगर मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है तो विद इन 60 डेज परमिशन ग्रांट करनी है कि नहीं, वो सरकार यहाँ पर आपको बता देगी, इन्फॉर्मेशन दे देगी टू द रिक्विजिट कंपनी जो कि अब चाहती है इन्वेस्ट करना है इंडिया के अंदर एंड शेयर कर रही है बॉर्डर विद इंडियन टेरिटरी, ठीक है, या इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी। गैस फ्रॉम न्यू सोर्सेज विल एंड शॉर्टेजेस से ऑफिशियल। तो अब यहाँ पर क्या है, गैस की सप्लाई इंडिया के पास अगेन कम होती जा रही है, एलपीजी सिलेंडर्स के आप देखोगे रेट 40-50 रुपए यहाँ पर बढ़ चुके हैं, है ना, ताकि स्टॉक पाइलिंग ना हो सके तो 21 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पर सरकार ने रखा हुआ है, ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ ही आप सिलेंडर्स बुक कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर किसको आ रही है, मेजोरिटी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर व्हीकल्स को भी, क्योंकि एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट 1955 को भी इन्वोक किया गया था अर्लियर दिस वीक, है ना, अर्लियर लास्ट वीक, नॉट दिस वीक, एंड अभी इसको दोबारा भी इन्वोक किया गया है, नेक्स्ट न्यूज आपको वो भी बताई जाएगी, ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अकॉर्डिंगली भी हमारी जो डिमांड है वो एलपीजी की सोनली कहां पर रख दी गई थी, फॉर द यू कैन से हाउस होल्ड पर्पसेस। बट प्रॉब्लम यहां पर किसको आ रही थी, उन कंपनीज को या उन रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर्स को जहां पर अभी भी आप देखोगे कि एक मेजर यहां पर जो सिचुएशन है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, डायरेक्टली लॉसेज होते जा रहे हैं उनको। तो अब गैस जो है हमें ऑल्टरनेटिव के थ्रू यहाँ पर अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लॉन्गर रूट से ही सही चाहे, ताकि कोई डिलेड सप्लाई ही अगर आ सके, इंडिया चाहता है कि हम ये शॉर्टेज को एंड करें। तो दो ऐसे कंट्रीज हैं, दोज आर विलिंग टू यू कैन से हेल्प एंड लॉन्गर रूट से वो हमारे पास यहाँ पर एड पहुंचाएंगे। नॉट ओनली एड वर्ड इज नॉट करेक्ट हियर, तो वो हमारे साथ यहाँ पर बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बेसिकली तैयार है। कौन सी दो कंट्रीज हैं, यूएसए एंड नॉर्वे, ठीक है। वो वायबिलिटी यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं, शिपिंग डिस्टेंस जरूर ज्यादा है, बट जो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है, गवर्नमेंट से इसकी डोमेस्टिक एलपीजी की प्रोडक्शन तो हमने यहाँ पर फुल पावर बढ़ा दी है, बट हमें सीएनजी की बात करते हैं हम, है ना, या डिफरेंट पीएनजी की जब हम बात करते हैं, इन सबकी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी एंड फुलफिलमेंट उनकी डिमांड की, हमारी जो लोकल डिमांड है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब एलपीजी की प्रोडक्शन ऑल्दो हमने इंक्रीज कर दी है कि इंडिया की एलपीजी आउटपुट जो है 10% से बढ़ गई है, प्रायोरिटाइज करते हुए सप्लाईज हाउस होल्ड सेक्टर को ओवर द इंडस्ट्रियल यूजर्स। बट अब इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी तो हमें हेल्प करना ही है ना, तो सरकार जो है यहाँ पर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अब आपको सोशल सेक्टर स्कीम्स के थ्रू तो आप वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट अब सोशल एड के थ्रू यहाँ पर इसको जरूर प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे थोड़े महंगे रेट में प्रोवाइड कर सको, है ना, बट हमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उनको तो केटर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इकोनॉमिक स्लो डाउन वाली जो चीज हमने डिस्कस की थी वो तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को बोला है कि मैक्सिमाइज कर दो अपने प्रोपेन एंड ब्यूटेन के प्रोडक्शन को। प्रोपेन एंड ब्यूटेन अगेन हमें एलपीजी की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड कतार एंड अदर हमारी जो नॉर्वेजियन या अमेरिकन गैस है, इट टेक्स अ लॉन्गर शिपिंग टाइम टू रीच इंडिया, बट एटलीस्ट अगर वो पहुंच जाते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम फुलफिल या केटर कर पाएंगे। सिंपल सी न्यूज थी। देन रिसर्चर्स पब्लिश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चेकलिस्ट ऑन फायरफ्लाइज अक्रॉस इंडिया। तो अब कौन सी यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि रेफरेंस फायरफ्लाइज की दी जा रही है इंडिया के अंदर, तो ये हमारे पास जो जर्नल है दैट इज ज़ूटैक्सा, ठीक है। तो ये 10 मार्च को डॉक्यूमेंट कर रही है 92 स्पीशीज अक्रॉस 27 जॉनर्स, एंड इसके अंदर यही पाया गया कि 100% ऑफ द फायरफ्लाइज, जिसके अंदर हमारे पास 27 जॉनर्स एंड 92 स्पीशीज है, उसमें से 60% जो है फायरफ्लाइज वो इंडिया के एंडेमिक हैं। मतलब इंडिया के एंडेमिक यानी कि सोली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं, एंडेमिक टू इंडिया हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो फायरफ्लाइज के लिए उन्होंने ये चीज बोली एंड डिफरेंट अगर आपका जो न्यूज है नेक्स्ट पार्ट इज इररेलेवेंट कि किस तरीके से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया एंड एवरीथिंग, वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं पता होनी चाहिए। बस इतनी चीज यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनसफिशिएंसी जो मॉडर्न लिटरेचर की ऑन फायरफ्लाइज है वो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है फॉर रिसर्चर्स जो कि रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं ऑन दीज फायरफ्लाइज। तो उन्होंने बोला कि क्लोज टू
3 ईयर्स हमें लगे साइंटिस्ट को कि कंपाइल करने के लिए पूरी की पूरी चेकलिस्ट कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनके फीचर्स हैं। ये जू टैक्सा के अंदर उन्होंने पब्लिश भी किया है कि जितनी भी अब फायरफ्लाइज है उनको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या आपके पास तरीके होने चाहिए, क्या क्या मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देन ब्लॉसम्स ऑफ होप, कश्मीर बैंक्स ऑन आलमंड्स ट्यूलिप्स टू रिवाइव टूरिज्म। तो एक साल ऑलमोस्ट यहाँ पर होने वाला है हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर को हुए, मतलब अगर हम कहें तो जो अटैक्स हुए थे, है ना। तो उसके बाद अब क्या है यहाँ पर ट्यूलिप्स के थ्रू अब टूरिज्म सेक्टर को अगेन बूस्टअप करने की बात की जा रही है। आलमंड्स जो है अब आप देखो कि बहुत हाई क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोड्यूस भी किए जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि 300 ट्रीज को भी प्लांट किया गया। तो सिंपल सी बात है कि ऑल सीजन्स गार्डन को भी यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है कि ट्रांसफॉर्म किया जाएगा गार्डन को ऑल सीजन गार्डन के अंदर, टूलिप्स के अलावा भी ऑल सीजन गार्डन के अंदर इसको यहाँ पर कन्वर्ट किए जाने की बात है कि जो विजिटर्स है या इवन के जो लोग आते हैं फुटफॉल है वो बढ़ सके, एंड रिच वेराइटीज जो कि फ्लोरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर ऑफर करता है उसको एक्चुअली में देख पाओ। ठीक है, एंड इस वजह से क्या है टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो गार्डन का ट्रेडिशनल एस्थेटिक जो है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा मॉडर्न विजिटर फ्रेंडली फीचर्स के साथ। तो इसके अपग्रेडेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। लिमिटेड विंडो क्यों है यहाँ पर अभी करंटली, क्योंकि जो टूलिप है उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ठीक है, ये जनवरी से मार्च के बीच का ही सीजन होता है जहाँ पे टूलिप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो टूलिप गार्डन का कोई यूजेज यहाँ पर नहीं रह जाता, तो उसको ऑल सीजन गार्डन के अंदर बनाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो इसके अंदर जो कॉस्ट है वो भी लगाई जाएगी, ऑब्वियसली बात है सरकार जो इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहेगी यहाँ पर। तो अब लिमिटेड विंडो क्यों है कि जापान की जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द टूरिस्ट आइटिनरी उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सके। तो बिसाइड्स आलमंड ब्लूमिंग जो अब हमारे पास डिपार्टमेंट है वो ओपन करेगा इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर मार्च 16 को, जो कि अब ब्लूमिंग टूलिप्स को विद ओवर 1.8 मिलियन टूलिप बल्ब्स को कंप्राइज करते हुए 70 to 75 डिफरेंट वैरायटीज केटर करेगा और डिस्प्ले एक तरह से कर रहा है। तो सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रख दिए गए हैं एंड कंडक्ट किए गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद ही इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया है। देन प्रोटॉन एक्सेलरेटर फैसिलिटी टू कम अप इन विशाखापट्टनम। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेलरेटर एक्चुअली में है क्या, प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स के थ्रू ही अगर आप देखोगे हमारे चेन रिएक्शंस जो है वो कंडक्ट होते हैं, एंड ये हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन दोनों का ही पार्ट रहता है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन एक्सेलरेटर की, इसका बेसिक आइडिया क्या है कि हमें जो एनरिच यूरेनियम चाहिए, ठीक है, अब यूरेनियम चाहिए किसके लिए, हमारे जितने भी अब रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिनके अंदर वो एज अ फ्यूल काम करेगा, है ना। तो हमें यूरेनियम का एक आप कह सकते हो रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होता है, यूरेनियम कई बार हम बनाते भी हैं, है ना। तो अब यूरेनियम की अब आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन के लिए विच कैन बी एनरिचमेंट फैसिलिटी की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो उसको हम प्रोटॉन एक्सेलरेटर बोलते हैं। एंड विशाखापट्टनम में ही इसको क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इट इज अ रिएक्शन जो कि अब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से विशाखापट्टनम बीइंग क्लोज टू द सी या एक पोर्ट सिटी की तरह कंसिडर किया जा रहा है अगर विशाखापट्टनम को, ऑब्वियसली बात है ना। पोर्ट सिटी होते हुए हमारे पास वाटर का जो सप्लाई है, जो एक्सेस है वो अनलिमिटेड रहने वाला है। तो इसी वजह से इसकी जो जगह है विशाखापट्टनम चूज की गई है। ऑल्दो ये प्रोटॉन एक्सेलरेटर बनने में अभी 2 से 3 डेकेड्स लगने वाले हैं, 20 से 30 साल लग सकते हैं, बट इसके बाद क्या होगा कि इंडिया के पास आप कह सकते हो कि खुद की एक एनरिचमेंट फैसिलिटी होगी जो कि फाइनली अब हेल्प कर सकती है कि हम खुद से ही यूरेनियम को एनरिच करने के बाद यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स जो कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पर पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। Then Trump claims war will come to an end soon, but Iran vows it will fight as long as necessary. तो आपस में फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आता है कि यूएसए चाहता है कि अब लड़ाई यहाँ पर जल्दी से जल्दी खत्म होगी, बट ईरान जो है वो कह रहा है कि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी यहाँ पर तैयार हैं, कि 1970-60 से हम इस वॉर की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तभी तो हमारे पास अब अगर आप एक सिंपल सी बात यहाँ पर देखो कि अंडरग्राउंड बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जितनी मर्जी आप मिसाइल्स ईरान के ऊपर फेंक लीजिए, तो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बंकर्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल विद ईरान, तो वो इक्वली यहाँ पर टक्कर देने के लिए तैयार है। ठीक है, ऑल्दो ईरान ने ये जो वॉर है अभी शुरू नहीं की है, बट ऑल्सो ट्रंप इज क्लेमिंग कि वॉर जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म होगी। दैट मीन्स कि दे वांट कंप्लीट सरेंडर ऑफ ईरान विच ईरान इज नॉट एग्रीइंग टू। वो यहाँ पर चाहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू या आपस में नेगोशिएशन करने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन लें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम सरेंडर करने के मूड में तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स यूज हो रही हैं, ड्रोन्स जो यूज हो रहा है। इवन न्यूज जो थी जिसका आपका ये पार्ट भी नहीं है, इवन ये न्यूज भी थी कि यूएसए का काफी ज्यादा पैसा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ खर्च इसी चीज पे हो रहा है, क्योंकि जो अब सस्ते ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं ईरान के द्वारा, ठीक है, जो भेजे जा रहे हैं इजराइल एंड आप कह सकते हो कि यूएसए की तरफ भी क्या अलाइ नेशंस के आसपास, गल्फ नेशंस के आसपास, तो यूएसए उनको सिंस प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत पैसे का लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूएसए को इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो वॉर है जल्दी से जल्दी खत्म हो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि अब
ट्रंप को इवन कि रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई है, बात भी हुई, उनकी आपस में बातचीत भी हुई है कि दे वांट दिस वॉर टू एंड, क्योंकि किसी का भी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ज्यादातर देखने को मिल रही है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। देन चंडीगढ़ अचीव्स 99.93 लिटरेसी, गेट्स फुली लिटरेट यूटी टैग। ठीक है, तो उल्लास दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी। अब ये एक इस तरीके का आप कह सकते हो कि मिशन है जो कि अब आपकी लिटरेसी को टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 15,500 लोग जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड चंडीगढ़ की अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो 2022-23 के आसपास ये 93 पॉइंट समथिंग के आसपास था। एंड 2025 के अंदर अगर आप देखो कि अंडर उल्लास ऑल्सो या इवन की कोई भी मिनिस्ट्री है वो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को फुली लिटरेट एरिया तभी घोषित करती है जब लिटरेसी रेट 95% से ऊपर ही रहता है। तो ये उल्लास के अंडर जो 15,500 लोग हैं उनमें से 13,500 लोग जो हैं उनका टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है, विच मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली जो रिजल्ट है वो 95% से ऊपर ही आया है। तो इसी वजह से आप देखो कि लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली चंडीगढ़ 99.93% के आसपास लिटरेसी रेट चंडीगढ़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फुली लिटरेट यूटी का टैग चंडीगढ़ को मिल चुका है। देन 689 करोड़ कॉस्ट हाइक फॉर रोड टू नोएडा एयरपोर्ट अप्रूवल। ठीक है, अप्रूव यहाँ पर मिल चुकी है अप्रूवल की जब हम बात कर रहे हैं। तो ये 689 करोड़ रुपीस का कॉस्ट हाइक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेजर आइडिया क्या है, बहुत सारे यहाँ पे हाईवेज आपको मेंशन किए गए, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेजर आइडिया वाज कि जो नोएडा है, जो एयरपोर्ट है इवन, उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ करनी है, मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ, जो कि हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो देयर वर सर्टेन किलोमीटर्स ऑफ स्ट्रेच जो कि अभी कनेक्टिविटी जहाँ पर होनी बाकी थी, जिसकी 4 लेनिंग या इवन की टोटल 8 लेन की अगर आप रोड बना रहे हो तो एक साइड 4 लेन जो है वो 4 लेनिंग वाला प्रोसेस अभी चलना था, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर इनकर किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। बट अब यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि 489 करोड़ रुपीस में से सर्टन पार्ट, ठीक है, कि 300-400 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट बेयर करेगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट है वो कौन करेगी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करने वाली है। एंड द मेजर आइडिया बिहाइंड दैट इज कि अब जो ये कनेक्टिविटी है या इवन हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट की भी जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी पूरा का पूरा लास्ट टू लास्ट या एंड माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अचीव की जा सके, तो जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ यहाँ पर की जा सके। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 3-4 हजार करोड़ रुपए के आसपास था। ठीक है, जो जिसके अंदर अब एडिशनल कॉस्ट जो है यहाँ पर डाली गई है 689 करोड़ रुपीस की, जो अब हमारे पास रोड वाइडनिंग की बात करता है। देन फ्रेम नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी फॉर एडवर्स इवेंट्स पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है उसको लेकर कई बार ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली भी गई है, भेजी भी गई है कि जितने भी अब कोविड वैक्सीनेशन इनकलकेट करने के बाद दूसरे या इवन तीसरे डोज के बाद जिनने भी ये वैक्सीनेशन को लिया है, ठीक है, अब उनकी बॉडी के अंदर सर्टन काइंड ऑफ या तो साइड इफेक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि कई लोग जो है दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीकन हो गया है। मतलब साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पास जो वैक्सीनेशन इनकर की गई है एंड इसके प्रॉपर रिजल्ट्स अब मेडिकली यहाँ पर प्रूवन भी हैं। तो सरकार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इस तरह की नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी को रखिए कि जहां पर ओनस सिर्फ और सिर्फ सरकार का है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो सरकार के थ्रू ही यहां पर की गई है, क्योंकि थर्ड डोज वाज कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर द पीपल, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स का पार्ट है। तो अब उनकी अगर बॉडी के अंदर कोई किसी भी तरह का रिएक्शन हुआ है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की बनती है, क्योंकि आपने जबरदस्ती यहां पर की थी तीसरी डोज को लेकर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पिटिशंस के अकॉर्डिंगली ये चीजों को मेडिकली भी प्रूवन किया गया कि कितने ही लोगों की जान गई है यहाँ पर ड्यू टू दिस वैक्सीनेशन। एंड इसी वजह से नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन पॉलिसी आपको लगानी चाहिए एंड जो भी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज का बनता है बिना क्वेश्चंस पूछे आपको वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एंड कोविड-19 जैसी या उससे रिलेटेड कोई आगे आने वाले टाइम में पैंडेमिक अगर होता है तो हमें क्लियर गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क रिगार्डिंग वैक्सीनेशन पता होने चाहिए। क्या है कि इन केस इफ द वैक्सीनेशन मिसफायर्स या ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप इमेजिन करके चलते हो तो सरकार विल बियर द कॉस्ट। ठीक है, सरकार को कॉम्पनसेशन फैमिली को देना ही पड़ेगा कि यहाँ पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, गवर्नमेंट इज द सोल अथॉरिटी टू बी यू कैन से जिसके ऊपर ओनस ये लाई करता है। देन राजनाथ सिंह अनवील्स विजन डॉक्यूमेंट टू एडवांस मिलिट्री। ठीक है, एडवांस मिलिट्री के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि तीनों सर्विसेज हमारी नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री या आर्मी, तीनों को मिलाकर यहाँ पर 2047 तक हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट्स की भी बात हो रही है। ठीक है, एंड किस तरीके से आप कह सकते हो कि तीनों सर्विसेज मिलकर आने वाले टाइम में अपने स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से अपने एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करेंगी इन केस कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल एग्रेशन वाला सीन आ जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है। तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी की सारी
सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है एंड ये डॉक्यूमेंट आपको बताता है कि 2047 तक हम सेल्फ रिलायंस या विकसित भारत व्हेन इट कम्स टू यू कैन से द मिलिट्री सर्विसेज या ऑल 3 सर्विसेज ऑल्सो, उसके लिए यहाँ पर किस तरीके से प्लानिंग की गई है, किस तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी, किस तरीके से कोऑपरेशन, एंड तीनों जो सर्विसेज हैं वो मिलकर काम करेंगी, ठीक है। एंड नॉट ओनली फॉर यू कैन से प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर यू कैन से अनफोर्सीन या के जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके लिए भी, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे कि किस तरीके से हम डिफेंस सेक्टर में बूस्ट लेकर आने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। देन दिल्ली सेंड्स फ्यूल टू ढाका वाया फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है 2023 ऑनवर्ड्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो कि वर्किंग है, ठीक है। तो अब ढाका के अंदर क्या है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके पास तेल की कमी हो गई, तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर 5000 टन ऑफ डीजल नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश को भेजा गया है, परचेज किया है बांग्लादेश ने, फ्री में हमने नहीं दिया है उनको। तो 2023 ऑनवर्ड्स ये जो नुमालीगढ़ के थ्रू यहाँ पर फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू अगर आप देखो नुमालीगढ़ रिफाइनरी से जो 5000 टन डीजल है वो बांग्लादेश को भेजा गया है एज अ जेस्चर, यू कैन से कि हम हेल्प करने के लिए आपके लिए तैयार हैं, बट ऑल्दो हमारी खुद की डिमांड यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, बट चलो एक सॉफ्ट पावर इंडिया ने यहाँ पर यूज की है विच कैन हैव अ बिगर इंपैक्ट, क्योंकि सिंस बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, है ना, तो इट कैन हैव अ बेटर इंपैक्ट ऑन द यू कैन से वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया जो कि है बांग्लादेश। देन गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट फॉर नेचुरल गैस एलोकेशन। देखो मैंने आपको बोला था ना कि दोबारा भी यहाँ पर इन्वोक किया गया है। 1955 का ये एक्ट जो है पहले एलपीजी सिलेंडर्स के लिए था, बट अब यहाँ पर एडिशन क्या हुई है, सीएनजी पीएनजी की यहाँ पर बात की जा रही है, एलपीजी की भी बात की जा रही है। तो सबसे पहले एलपीजी जो है वो सोलली यहाँ पर किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए रखा गया था, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सीएनजी एंड पीएनजी जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बोला गया है कि अब हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि हमारे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो चीजें हैं अब हमें रिक्वायर्ड हैं वो सोलली उनके लिए होगा, ठीक है, कि अब सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, हमें बाकी सेक्टर्स को भी देखना है जो कि हमारे की या असेंशियल सेक्टर्स हैं। तो असेंशियल सेक्टर्स को यहाँ पर सरकार ने प्रायोरिटाइज करने के लिए बोला है, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए एलपीजी के लिए यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो इसी वजह से आपको जो व्हीकुलर फॉर्म में नेचुरल गैस यूज की जाती है, पेट्रोलियम एलपीजी प्रोडक्शन अलॉन्ग विद फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग, टी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, अदर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, इनको प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरह यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। एंड सरकार ने बोला है कि टोटली जितनी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर डोमेस्टिकली हमारी पड़ती है, तो अब हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू इनको डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं टू द रिक्विजिट एंड द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स, के इनके अंदर यहाँ पर कमी नहीं रहनी चाहिए, कि हमारे की प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो बहुत मैटर करता है। देन टू स्टेबलाइज रुपी आरबीआई में यूज 2013 प्लान टू हेल्प बैंक्स मॉप अप एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स। क्या है अभी ये 2013 का जो प्लान है ना, मोटा मोटा मैं आपको समझा रही हूँ क्या है। सिंस आरबीआई हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर फॉर्म करता है, 2013 के अंदर अगर आप देखोगे इंडिया ने क्या किया था कि हमने क्या किया था, एक्सचेंज करने शुरू कर दिए थे रुपी के बदले डॉलर्स, ठीक है। तो अभी रुपी की सप्लाई मार्केट के अंदर इंडिया के बहुत ज्यादा है। कल भी हमने देखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके आरबीआई ने और ज्यादा इंजेक्ट किया है पैसा मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि सिंस रुपी की जो सप्लाई है मार्केट में इतनी भरमार अगर हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर के कंपैरिजन में रुपी और ज्यादा गिरता जाएगा, जो कि हमने देखा भी, विटनेस भी किया कल के दिन में। तो अब सरकार यहां पर क्या करना चाहती है, मेजरली आरबीआई क्या करना चाहती है कि अगर हम रुपी की सप्लाई को कम कर दें एंड उसको हम किसके थ्रू स्विच कर दें, डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा दें अगर इंडियन मार्केट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, तो डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर द इंडियन करेंसी विल बी मोर, है ना। तो यही तरीके से काम चलने वाला है, क्योंकि अभी रुपी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ऑब्वियस सी बात है, तो डॉलर जो इसका प्राइस अगेंस्ट रुपी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो अगर हम कर दें, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एनआरआई अकाउंट्स हैं या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैंक है जो स्विच करना चाहता है करेंसी फॉर द टाइम बीइंग, तो उससे क्या होगा कि हम जो डॉलर्स की सप्लाई है मार्केट के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, रुपी के जो प्राइसेस हैं वो अगेंस्ट डॉलर थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे। सेम काइंड ऑफ ये चीज जो है वो अब यहां पर करने की कोशिश आरबीआई कर रही है, ताकि जो स्टेबलाइजेशन है वो रुपी की हो सके। क्योंकि अब मार्केट के अंदर आप इंडिया के अंदर देखो तो हमारे पास जो रुपी की सप्लाई है वो बढ़ी कैसे, पहले तो चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि मार्केट के अंदर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिसको हम यहाँ पर एफपीआई भी बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिनके पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने लिक्विडेट करना शुरू कर दिया अपने प्राइसेस को। मेजर मार्केट करेक्शन यहाँ पर आने के चांसेस है। ऊपर से ग्लोबल हेडविंड्स यहाँ पर हमें नजर आती हैं, हमारी जो मार्केट्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, डिविडेंड्स या जितनी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने अपने शेयर लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है, शेयर लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, रुपी जो है उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ गई। तो एज अ रिजल्ट वो डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पर बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऊपर से हमारे पास वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, मल्टीपल चीजें चल रही हैं। तो इंडियन रुपी जो है वो अगेंस्ट डॉलर एक तरह से स्ट्रेंथन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे,
करेंगे, स्विच करेंगे रुपीज को एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जो इंडियन रुपी है वो बेटर तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, एक तरह से सरकार या इवन आरबीआई एक तरह से क्या मॉनेटरी पॉलिसी या इवन करेंसी को यहाँ पर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आई होप मैंने 2 या 3 बार इस चीज को रिपीट कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, दोबारा समझाऊंगी। जल जीवन मिशन गेट्स एक्सटेंशन अप टू 2028। जल जीवन मिशन यहाँ पर क्या बात करता है, टैप वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करता है। 2019 के अंदर शुरू किया गया था, 2024 या 25 तक इसकी डेडलाइन थी जो कि 2028 तक यहाँ पर खत्म कर दी गई है। एंड द मेजर आइडिया इज कि 81% के आसपास हमारे पास ना जो जल जीवन मिशन के अंदर टैप वाटर की कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है। बट द रेस्ट ऑफ द 19 से 20% का जो हमारे पास अब एप्लीकेबिलिटी है या जो टैप वाटर सप्लाई करने की हम बात करते हैं ना, वो इक्विवेलेंट एफर्ट ले रहा है जो कि 80% हमें करने में लग रहे थे। ठीक है, कि जितना हमने 80% में इन्वेस्टमेंट किया है उसके ही इक्विवेलेंट वो 20% के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बी इट आपका पैसा हो गया, बी इट आपके कोई भी एफर्ट हो गया, क्योंकि पाइपलाइन कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इसी वजह से इसको एक्सटेंशन दे दी गई है टिल द ईयर ऑफ 2028। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, दैट इज डिजिटल मैपिंग, कि अभी इंश्योर करने के लिए कि यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, ताकि अब मैप आउट कर सकें हम किसी भी एरिया को ग्रिड के थ्रू, तो वो मैपिंग प्रोसीजर जो है वो सुजलाम भारत के थ्रू किया जाएगा, जो कि एक ऐसा डिजिटल फ्रेमवर्क है जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है जहां पर हर एक विलेज को असाइन की जाएगी एक यूनिक सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी जो कि डिजिटली मैप की जाएगी, जहां पर कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सिस्टम किस तरीके से, कौन से सोर्स से, कहां से कैसे आ रही है, उसका ब्यौरा होगा। तो कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू या डिजिटल मैपिंग के थ्रू यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अगर कंटामिनेशन है तो कहां से हो रही है, उसको इजीली आप मैप आउट कर पाओगे। ठीक है, कि जैसे इंदौर के अंदर अब हम सिचुएशन देख रहे थे, कंटामिनेशन की वजह से कितने डायरिया के केसेस आ गए थे एकदम से, वो चीज यहाँ पर नहीं हो, दोबारा ना हो। तो अब ये हम कह सकते हैं कि डिजिटली मैप करने की कोशिश की जा रही है। सुजलाम भारत इज द प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये डिजिटलाइज किया जाएगा एंड ये मैपिंग की जाएगी। ठीक है, सिंपल सी आपकी ये न्यूज थी। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर क्या कहती है, यूएस डेजिग्नेट्स अफगानिस्तान एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन। क्यों? क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर माना यह जा रहा है कि बहुत सारे जो यूएस के जो लोग हैं उनको बिना किसी तरह के परमिशन के बंदी बनाया गया है। ठीक है, इनको हॉस्टेजेस यहाँ पर रखा गया है, या हॉस्टेज सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर देखी गई है यूएस के सिटीजन्स की। तो अब यहाँ पर सरकार ने, यूएस की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, डेजिग्नेट किया है अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन एंड उनको बोला है कि वापस भेज दीजिए हमारे यूएस के सिटीजन्स को, अदरवाइज उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देन इराकी एयर स्पेस मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट नेबर्स, रूबियो टोल्ड। ठीक है, रूबियो अब अमेरिका के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इराक के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इराक की जो एयर स्पेस है अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए इराक अपनी एयर स्पेस नहीं देने वाला है किसी को। ठीक है, जस्ट फॉर यू कैन से बॉम्बिंग ऑन एनीथिंग। ठीक है, कि हम चाहते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारी एयर स्पेस यूज हो सके, कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो सके, बट बॉम्बिंग एंड फॉर वॉर लाइक सिचुएशन और फॉर वॉर हम अपनी एयर स्पेस को अलाउ नहीं कर रहे हैं। देन फूड रिकॉर्ड फूड ग्रेन आउटपुट लाइकली। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमारी 2 तरह की मेजर क्रॉप्स होती है, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। ठीक है, खारिफ क्रॉप के अंदर यहाँ पर बोला गया है, एस्टिमेटेड है कि 1741.44 लाख मीट्रिक टन की हमारी आउटपुट इस साल होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। एंड राबी फूड ग्रेन के लिए माना जा रहा है 1745.13 हमारी जो लाख मीट्रिक टन जो आउटपुट है प्रोड्यूस इस साल देखने को मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही है कि अगर आप देखो कि खारिफ के लिए लास्ट सीजन के कंपैरिजन में ये 2.8% से राइज देखने को मिल रहा है, एंड राबी के केस में अगर हम देखें तो 3.2% हायर ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें रिटर्न या प्रोडक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री के द्वारा बताई गई है आपको, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड पूछी भी जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखना। देन एसआईपी सीज द वर्स्ट फेब्रुअरी इन 5 years। ठीक है, 5 years में कैसे एसआईपीज हमारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जो कि छोटे छोटे अमाउंट हम हर महीने एज अ रिकरिंग डिपॉजिट डालते रहते हैं ना। अब सिंस हमारी मार्केट अच्छे से परफॉर्म तो नहीं कर रही है, अब एसआईपी का फंडा क्या होता है, बेसिक आइडिया इज कि एसआईपी में आप किसी कंपनी का या कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अगेंस्ट पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। अगर उस कमोडिटी की प्राइस या उस इक्विटी की प्राइस बढ़ती है, अकॉर्डिंगली आपका जो म्यूचुअल फंड है, जो एसआईपी जिसको हम बोलते हैं, अब वो लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करते हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पैसा है वो बढ़ता जाता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से हमारी जो एसआईपी है या जो कंपनी है वो परफॉर्म कर रही है। बट अब अगर आप देखो कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड ऊपर से जो लोग हैं वो ईटीएफ्स की तरफ ज्यादा घुसना चाह रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ईटीएफ्स के अंदर कैसे
कि अब जो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए जब हम बात करें ईटीएफ्स, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के आसपास जब दिवाली का टाइम था तो सिल्वर के ईटीएफ्स देवर यू कैन से आउट ऑफ स्टॉक है ना, तो अब मेजर इन्वेस्टमेंट वहां पर करनी अलाउड नहीं थी, क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस ऑन अ राइज हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से अब तो वॉर शुरू हो गई है, वॉलेटिलिटी और बढ़ गई है, तो हमें पता है कि मार्केट ऑलरेडी जो कि डाउन चल रही है, हमारी इन्वेस्टर्स खुश नहीं है, सेम कहानी है ना कि कंपनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको किसी तरीके का रिटर्न यहाँ पर नहीं देगी, सिंस यहाँ पर हाई मीडियम लो रिस्क यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उससे पैसा आपका कटना भी शुरू हो जाए। मतलब अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट करा रहे हैं, हो सकता है उसका रिटर्न 1 या 2 साल के बाद आपको 90 रुपए 80 रुपए के आसपास ही आए, है ना। तो ये लॉस एंड विन सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है एसआईपीस के केस में। तो इसी वजह से ये वॉलेटिलिटी जब एग्जिस्ट कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर, तो वर्स्ट इन 5 ईयर्स परफॉर्मेंस अगर हम देखें सिप्स के अंदर देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट में अगर आपको बता दूं तो डिप यहाँ पर 3.7% से देखने को मिला है जनवरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो कि अब 29,845 करोड़ रुपए फरवरी 2026 के अंदर देखा गया, जो कि अब जनवरी मंथ के अंदर 31,002 करोड़ रुपए के आसपास था, ठीक है। तो ये चीज देखने को यहाँ पर मिल रही है एंड 6% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिप हो गई है सिंस फरवरी 2021 एसआईपी की। ये आपको सिंपल बात बताई गई है, बाकी चीजों में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत रहेगी, ठीक है। तो आज के न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है एंड कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।